Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एटम के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना सीखा था एंड आई होप आप सबको समझ में भी आया होगा। जिसको भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज हाउ डू एटम एग्जिस्ट। यानी एटम जो कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारी अर्थ पर। तो इस टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि डेली अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। अब प्रीवियसली हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि हमारी इस अर्थ पर 118 एलिमेंट्स हैं जो कि नोन है, जो कि हम जानते हैं उनके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो। तो इन 118 एलिमेंट्स में सिर्फ कुछ ही एलिमेंट ऐसे हैं जो सिंगल स्टेट में रहना पसंद करते हैं। अदरवाइज जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, किसी कंबाइंड फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। यानी वो इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि वो अकेले नहीं रहेंगे बल्कि किसी के साथ, किसी अदर एटम के साथ या खुद के ही साथ कंबाइंड फॉर्म में जुड़े हुए रहेंगे। तो इस तरह से वो दो फॉर्म में मिलेंगे। ये 118 एलिमेंट एक तो हो गए फ्री स्टेट में मिलने वाले जो कि अकेले रहेंगे, वो है कुछ 7-8 एलिमेंट ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में रहते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ एक दो के, जैसे कि हीलियम है, हीलियम गैस है, अकेला रहता है, ठीक है। ऐसे ही क्रिप्टॉन है, ये भी रेडॉन है, ये भी आर्गन है, ये भी। तो इसी तरह के 6-7 एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो फ्री स्टेट में नहीं रहते बल्कि वो कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं। या तो कंबाइन या कॉम्बिनेशन सेल्फ हो सकता है, खुद से कंबाइन होते हैं, या फिर वो अदर किसी एलिमेंट से कंबाइन होते हैं। यानी ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव और वेरी अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तभी तो इन्हें दूसरों के साथ जुड़ने की ज़रूरत पड़ रही है। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इतने स्टेबल है कि इनको एक नाम भी मिला है, नोबल गैसेस। यानी नोबल गैसेस की कैटेगरी में ये फ्री स्टेट वाले एलिमेंट आते हैं, ठीक है। इनको इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं, इनर्ट गैस, ठीक है। तो ये दो फॉर्म हो गए जिसमें कि मोस्ट ऑफ द एटम एग्जिस्ट करते हैं। फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और कंबाइन में। फ्री स्टेट में सिर्फ 7-8 एलिमेंट ऐसे होंगे जिनको हम नोबल गैस या इनर्ट गैस कहते हैं, और कंबाइन फॉर्म में बाकी बचे हुए जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे रहते हैं। अब जो एटम जनरली कंबाइंड फॉर्म की अगर हम बात करें, इसको फर्दर एक्सप्लेन करें, तो एटम जो होंगे वो दो फॉर्म में हम लोगों को इसमें भी मिलेंगे यूजुअली। एक तो होती है मॉलिक्यूल के फॉर्म में, यानी एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और उससे बन जाता है मॉलिक्यूल। अब ये कॉम्बिनेशन दो एलिमेंट्स का भी, दो एटम्स का भी हो सकता है। भाई दो एटम्स हैं आपस में कंबाइन हुए और उससे बना लिया मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो दो होंगे कंबाइन आपस में बन जाएगी O2। या फिर नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ये दो एटम थे आपस में कंबाइन हुए और इससे नाइट्रोजन गैस बन गई। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इससे H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बन गई। तो ये जो होते हैं इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है वो कितने मॉलिक्यूल का, कितने एटम के कॉम्बिनेशन से हुआ है, तो ये दो एटम के कॉम्बिनेशन से हुआ है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। और हम दो से ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ये हो गया H2O, ये हो गया अमोनिया NH3, NaCl, ये तो खैर दो ही है, ठीक है। या फिर और एग्जाम्पल ले तो H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से एटम ही है लेकिन वो कंबाइन हुए हैं और कंबाइन होने के बाद उन्होंने क्या बना लिया, मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। या फिर किसके फॉर्म में रहते हैं वो, आयंस के फॉर्म में। अच्छा, ये मॉलिक्यूल या आयन रहेंगे क्यों, इन्हें स्टेबल होना होता है। अनस्टेबल है ना, ये कॉम्बिनेशन होता ही इसलिए ताकि स्टेबिलिटी गेन कर सके। तो आयंस के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। अब आयन हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ।
तो हमारे जो आयन्स हम लोग देखते हैं ना, वो दो तरह के आयन्स होते हैं। एक तो होते हैं कैटायन और दूसरे होते हैं एनायन। कैटायन जो होते हैं दे कंटेन पॉजिटिव चार्ज और एनायन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं। तो जितने भी एटम होते हैं, मतलब सारे नहीं, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, भाई देखो मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि अगर हम एटम की स्ट्रक्चर देखें ना तो बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके चारों तरफ होती हैं क्लासेस। ये होती हैं क्लासेस जिनको हम शेल्स भी बोलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, इसमें दो चीजें प्रेजेंट रहती हैं। एक तो होते हैं न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। आई होप क्लियर है आपको। और दूसरे होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कहाँ पर प्रेजेंट हैं? ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पर। तो इसके चारों तरफ क्या बताया हमने, शेल होती है, क्लासेस होती हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं। ये क्या है हमारे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो होता क्या है ना कि ये जो एटम है, मान लो ये एक सिंगल एटम है, अभी फिलहाल ये अनस्टेबल है, तो ये करेगा क्या स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, जाने देगा स्टेबल होने के लिए, या फिर ये कहीं आसपास से एटम देखेगा और उससे इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और बन जाएगा या तो कैटायन या फिर एनायन, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने देना चाहा है, और आगे इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आयंस के बारे में ही होगा, तो बहुत डिटेल में ब्रॉडली आप लोगों को पता चल जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो क्या बताया मैंने अभी यहाँ पर कि कंबाइंड फॉर्म में जो एटम्स होते हैं, कॉम्बिनेशन जो होता है, तो कॉम्बिनेशन होने के बाद वो क्या होते हैं, या तो वो मॉलिक्यूल की तरह रहेंगे, मॉलिक्यूल में दो का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, दो से ज़्यादा का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर वो रहेंगे आयंस के फॉर्म में, यानी वो इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको या तो लूज कर लेते हैं या गेन कर लेते हैं, ठीक है, और चार्ज ले लेते हैं, चार्ज ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और चार्ज कौन कौन सा, या तो कैटायन बन जाते हैं या फिर एनायन बन जाते हैं। और कैटायन एनायन फॉर्म भी स्टेबल फॉर्म होती है, ऐसा नहीं कि ये स्टेबल फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एटम्स होते हैं वो दो फॉर्म में, बेसिकली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि सिर्फ 118 में से कुछ ही 7-8 एलिमेंट हैं जो फ्री स्टेट में रहेंगे, नोबल गैस हैं, बाकी सारों को तो कुछ ना कुछ करके खुद को स्टेबल होना होता है। तो वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, या तो मॉलिक्यूल बनाते हैं या फिर आयन बनाते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं एक एक करके अपना टॉपिक डिस्कस करना, यानी पहले हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल। तो पहले ही डिस्कस हो चुका कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, यानी कि एटम्स आपस में कंबाइन होंगे और उससे फॉर्म होगा एक मॉलिक्यूल। तो एक बार डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप, कंबाइन होकर उन पर कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज तो सिर्फ आयंस पर ही होता है, तो इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होते हैं, ना तो पॉजिटिव ना फिर नेगेटिव। ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, तो आपस में एटम्स होंगे, कंबाइन होंगे, कोई चार्ज नहीं होगा उनके ऊपर, और बना लेंगे मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। अब ये जो फोर्स होता है ना, जो उनको बांधे रखता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में क्या बताया था कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अगर आपस में जुड़ेंगे तो उससे बन जाएगी ऑक्सीजन गैस। गैस का सिंबल हम इस तरह से लगाते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि गैस ऊपर की तरफ फ्लो होगी, तो ये है वो सिंबल। तो मैंने क्या बताया कि ये आपस में कंबाइन होंगे। अच्छा, कोई ना कोई फोर्स तो होगा ना जो इनको कंबाइन करके रखे हुए है, कोई ना कोई बॉन्ड तो फॉर्मेशन होता होगा, बॉन्डिंग जरूरी है, तो उस बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा है जो मॉलिक्यूल को कंबाइन किए हुए रहता है, उनके बीच में फोर्स जो है वो है ये कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। मॉलिक्यूल जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं, एटम स्टेबल नहीं थे तभी तो उन्होंने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में आए हो, तभी तो उन्होंने जुड़ना चाहा, अब जुड़ गए तो स्टेबल हो गए, तो स्टेबल होते हैं। एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, एटम फ्री स्टेट में नहीं थे, कुछ को छोड़कर, लेकिन जब मॉलिक्यूल बन गए वो लोग, मतलब आपस में कंबाइन हो गए, अब वो फ्री स्टेट में है
अब वो अकेले भी रह सकते हैं। हालांकि एटम को जिस तरह से नहीं देख सकते थे, ऐसे ही एक मॉलिक्यूल को भी नहीं देखा जा सकता नेकेड आई से। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल का एक मतलब झुंड होगा, उसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे देखो, सॉल्ट होता है, नमक, NaCl फॉर्मूला होता है, ये इसमें सोडियम था और क्लोरीन था। तो ये दो एटम अलग अलग थे, आपस में कंबाइन हुए, बना लिया क्या, मॉलिक्यूल बना लिया। अगर एक मॉलिक्यूल देखोगे सॉल्ट का तो नजर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, नेकेड आई से बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन जो हमारे घरों में होता है सॉल्ट जो हम यूज करते हैं, उसे तो हम देख सकते हैं। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, वो आपस में इकट्ठा होकर एक झुंड सा बनाएंगे, उसको हम लोग देख सकते हैं। तो मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में मिल सकते हैं। और अगर बहुत सारा ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल है तो उसे हम देख भी सकते हैं, नेकेड आई से भी देख सकते हैं विदाउट एनी माइक्रोस्कोप। अब मॉलिक्यूल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सिमिलर तरह के एलिमेंट भी हो सकते हैं, हमने अभी डिस्कस किया, और वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट भी हो सकते हैं। मतलब जब जुड़ रहे हैं एटम तो एक जैसे भी जुड़ सकते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन गैस बनाया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ा, नाइट्रोजन गैस बनाया, क्लोरीन क्लोरीन से क्लोरीन और क्लोरीन से बन गया क्लोरीन गैस, ब्रोमीन ब्रोमीन से ब्रोमीन गैस, आयोडीन आयोडीन से आयोडीन गैस। तो ये सिमिलर तरह के थे, आपस में कंबाइन हुए। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल बनता है ना, वो कौन से होते हैं, एलिमेंट्स से बने हुए। यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है। दूसरा डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2O वाटर, अलग अलग तरह के हैं, एक हाइड्रोजन है यहाँ पर और ऑक्सीजन, दो अलग अलग तरह के एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए हैं। और ले लेते हैं एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन अलग अलग तरह के थे। या फिर अगर हम बात करें C12H22O11, ये क्या है हमारा, शुगर, इसमें 3 अलग अलग तरह के हैं। और C6H12O6, ये भी सिमिलर हो गया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। तो ये जो मॉलिक्यूल बने हैं, मॉलिक्यूल तो ये भी है और मॉलिक्यूल इधर भी है हमारे, ये सिमिलर तरह के कॉम्बिनेशन से बने, ये होते हैं हमारे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जो कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को कंबाइन करने पर बनते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब रही बात कुछ ऐसे एटम्स की जो हमारी इस अर्थ पर सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, यानी वो जो होते हैं एक तरह का क्लस्टर ग्रुप ऑफ एटम होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, Au यानी गोल्ड, Ag सिल्वर। तो ये जितने भी हैं सारी की सारी क्या है, ये मेटल है। अब ये जो मेटल्स हैं इनमें एटम का ग्रुप होता है, यानी कि बहुत सारे एटम आपस में एक जगह इकट्ठे रहते हैं और तब वो ये फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो जो मेटल होती हैं वो, उनके लिए हम इस तरह के फॉर्मूले यूज नहीं करते, Fe2 Al2 Zn2 इस तरह के चीजों से कंबाइन नहीं होते, बल्कि वो कैसे होते हैं, जो भी एटम सॉलिड फॉर्म में होंगे ना, तो वो एटम का झुंड होता है। और फिर वो जो झुंड होता है, वो जो क्लस्टर होता है एटम का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके एलिमेंटिक फॉर्म से। यानी कि Fe एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, आयरन का, लोहे का एलिमेंट है। तो हम चाहे एक एटम के लिए भी Fe वर्ड यूज करेंगे, और वो जो क्लस्टर ऑफ एटम है ना, बहुत बड़ा लोहा, उसके लिए भी उसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो भी हम Fe ही यूज करेंगे। एल्यूमिनियम है, वो भी हम लोग चाहे एक एटम हो उसके लिए भी Al यूज करना है, और चाहे वो क्लस्टर ऑफ एल्यूमिनियम हो तो भी उसके लिए यूज करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एटम सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है और वो क्लस्टर ऑफ एटम से बना हुआ है, यानी कि झुंड है बहुत सारे एटम का, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कंबाइन नहीं करते हैं। ऐसे नहीं लिखते कि सारे को कैलकुलेट करोगे कितने सारे एटम आपस में जुड़े हुए हैं, नहीं, सिर्फ एक जो एलिमेंट का सिंबल होगा वही मॉलिक्यूल का सिंबल भी यूज होगा। यहाँ पर ये सारे जो सिंबल हैं ये इनके एलिमेंटिक फॉर्म के भी हैं, और अगर हम ग्रुप की भी बात करेंगे ना तो भी हम यही लिखेंगे, हम 2, 3, 4 इस तरह से वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहीं से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट भी उठा लेते हैं, दैट इज एटॉमिसिटी। यानी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एटॉमिसिटी। तो व्हाट इज एटॉमिसिटी?
तो द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम से वो जुड़कर बना हुआ है उसको हम उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। अब एटॉमिसिटी कई टाइप की होती है, जैसे मोनो एटॉमिक भी होते हैं, कुछ डाई एटॉमिक भी होते हैं मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक भी होते हैं, टेट्रा एटॉमिक भी होते हैं और ऑक्टा एटॉमिक भी होते हैं। तो ये एटॉमिसिटी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स की, एटम्स की। चलो हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे अगर मोनो एटॉमिक है, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही एटम से वो बना है। तो ऐसे तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कुछ ही एलिमेंट है, जैसे हमने बात की थी हीलियम की, तो हीलियम नोबल गैस की कैटेगरी में आता है और एक एटम से ही एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, मतलब मॉलिक्यूल फॉर्म भी इसका एक ही सिंगल में ही रिप्रेजेंट होगा। ऐसे ही रेडॉन है, जीनॉन है और कौन सा है हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, आर्गन, हाँ, क्रिप्टॉन। ये कुछ ऐसी नोबल गैसेस हैं जो कि सिंगल फॉर्म में मिलेंगी। अच्छा, अभी हम लोगों ने सॉलिड फॉर्म भी डिस्कस किया था, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम होगा। ये इनके लिए भी हम लोगों को डबल डबल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिंगल फॉर्म में ही इनका चलता है। कोई भी मॉलिक्यूल सिंगल फॉर्म में बन जाएगा, तो वो मोनो एटॉमिक हो गया मॉलिक्यूल। दूसरा डाई एटॉमिक, हाइड्रोजन गैस 2 से मिलकर बना, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, आयोडीन गैस। ये सारे के सारे कैसे हैं हमारे, ये है डाई एटॉमिक। देखो 2-2 आ रहा है ना, 2-2 आ रहा है, इसलिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। तीसरा 3 भी मिलकर बनते हैं, ठीक है। 3 में एक एग्जाम्पल है बस, दैट इज ओजोन। ओजोन लेयर है ना हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, जो हमारा अर्थ है वो कई सारी लेयर्स में बटा हुआ है। जैसे स्टार्टिंग वाली ट्रोपोस्फेयर है, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना उसमें एक लेयर है, किसकी लेयर है, गैस की लेयर है। उस गैस का नाम क्या है, ओजोन है। तो जो सनलाइट आती है उसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो छन कर आती हैं, फिल्टर होकर आती हैं उसी लेयर से, ठीक है। अगर वो लेयर नहीं होगी तो डायरेक्टली आएंगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगी, ठीक है। तो ये ओजोन हमारे लिए अगर वहां पर स्ट्रेटोस्फेयर में है तो वो कैसी है, हेल्पफुल है, ठीक है, हार्मफुल नहीं है। तो उस ओजोन गैस का फॉर्मूला है O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटम थे, कंबाइन हुए और उससे वो बन गई ओजोन, O3 गैस, यानी मॉलिक्यूल बन गया, तो ट्राई एटॉमिक हो गया। 4 भी जुड़ते हैं, जैसे फॉस्फोरस है, ठीक है, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो है उसमें 4 एटम आपस में मिलेंगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्रा एटॉमिक। 8 एटम भी मिलते हैं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, दैट इज सल्फर 8, यानी कि सल्फर जो होता है वो 8 एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी 8 एटम होंगे आपस में कंबाइन होंगे और उससे बन जाता है हमारा सल्फर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये है कुछ एटॉमिसिटी, यानी नंबर ऑफ एटम, जितने नंबर ऑफ एटम आप देखोगे उतना आप बता दोगे कि एक मॉलिक्यूल को बनाने में कितना नंबर ऑफ एटम की जरूरत पड़ी है, और वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट और है हमारा, हम लोग ये तो देख चुके हैं कि मॉलिक्यूल किस फॉर्म में भी मिलेगा, सिमिलर तरह के भी कंबाइन होंगे और डिफरेंट डिफरेंट भी होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट जो आपस में कंबाइन होते हैं उनसे क्या बनता है, कंपाउंड। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन 2 or more different type of atom. We have already discussed it. Chemically combined together, ठीक है। एग्जाम्पल वैसे तो हम लोग देख चुके हैं, फिर भी 1-2 और ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, वाटर हम लोग ले चुके हैं। अलग अलग तरह के जुड़ते हैं तब वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनता है। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में वील टॉक अबाउट केमिकल फॉर्मूलाज एंड हाउ केमिकल फॉर्मूला मेक। तो आज के लिए यही ख़त्म करते हैं अपनी क्लास। किसी को कोई डाउट हो तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।